हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का राजन आर्ट्स क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। विद्यार्थियों, ये कक्षा 11वीं एमपी बोर्ड का एक महत्वपूर्ण विषय मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं और यह महत्वपूर्ण विषय होगा आपका भूगोल। यदि आप एमपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और आपके सिलेबस में यदि भूगोल दिया गया है तो यह विषय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये मान के चलिए कि ये विषय केवल कंसेप्चुअल है, मतलब कंसेप्ट यदि हमें समझ में आते हैं तो आप इन चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और हम लोग इसकी तैयारी भी अच्छे से कर पाएंगे। मैं सबसे पहले अपना परिचय बता देता हूँ। मेरा नाम राजन सर है और मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से और एप्लीकेशन के माध्यम से आपको पढ़ाता हूँ। यह क्लास हमारी यूट्यूब पे भी चल रही होगी और यह क्लास हमारी एप्लीकेशन पे भी चल रही होगी। जो विद्यार्थी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो वो एप्लीकेशन पे भी जुड़ सकते हैं और यूट्यूब पर भी जुड़ सकते हैं। तो विद्यार्थियों, ये विषय हमारा भूगोल है कक्षा 11वीं। कक्षा 11वीं को हम लोग कैसे पढ़ेंगे, सबसे पहले वो चीज़ हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। बाकी चीज़ें मैं आपको और भी बताऊँगा बीच में कि कौन कौन सी चीज़ें रहेंगी हमारे साथ में। वो उन चीज़ों का डिस्कस हम लोग बाद में करेंगे। एक चीज़ आप देख लीजिए यहाँ पर विद्यार्थियों, यदि आप हमारा ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये ऐप की लिंक दीजिए। ये ऐप है राजन आर्ट्स क्लासेस। ये इसको आप प्ले स्टोर से, कहाँ से, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करेंगे। राजन आर्ट्स क्लासेस आप डालेंगे तो आपको ऐप वहाँ पर मिल जाएगा। आप वहाँ से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐप आप डाउनलोड कर लेना। बाकी क्लासेस आपको सारी उसी पे मिलेंगी। ये डेमो के तौर पर आपको क्लासेस दी जा रही है, तो आप बढ़िया से देखिए और समझने का प्रयास करिए। अब मैं 2-3 चीज़ें आपको और क्लियर कर देता हूँ विद्यार्थियों। मैं आपको पढ़ाता हूँ कैसे हूँ, मैं आपको ये चीज़ बता दूँ। देखो, यदि आप 11th की बात करोगे, 11th हिंदी मीडियम, कौन सा मीडियम बच्चों, हिंदी मीडियम। 11th हिंदी मीडियम जो हमारा भूगोल रहेगा, 11th में जो हिंदी मीडियम का हमारा जो भूगोल है, ज्योग्राफी है, तो इस भूगोल को हम लोग क्या करेंगे विद्यार्थियों, 2 भागों में बांटेंगे। सबसे पहला भाग विद्यार्थियों हमारा कौन सा होगा, एक सबसे पहला भाग होगा हमारा क्वेश्चन आंसर का। एक सबसे पहला भाग होगा विद्यार्थियों हमारा कौन सा, क्वेश्चन आंसर का। और जो दूसरा सेकंड भाग होगा विद्यार्थियों, वो सेकंड भाग होगा हमारा ओटी का। सेकंड भाग कौन सा होगा विद्यार्थियों, ओटी का। ओटी का मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी आपके सामने रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी आपके सामने रहेंगे और आपके सामने क्वेश्चन आंसर भी रहेंगे। क्वेश्चन आंसर का मतलब ये हुआ कि आप बताओ, जब आपका एग्जाम होगा, एमपी बोर्ड का जो एग्जाम होगा उसमें आता क्या है, तो आप कहोगे कि गुरुजी उसमें क्वेश्चन आंसर आते हैं और क्या आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो हमारे पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन लगभग 25 से 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, और बाकी हमारे क्या पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, यही आते हैं। अब बताओ मैं आपको कैसे पढ़ाऊँ, या तो मैं क्या करूँ, एक किताब रख लूँ और किताब का सबसे पहले, जैसे स्कूलों में होता है कि सबसे पहले मैं आपको उस किताब का चैप्टर पढ़ाऊँ, फिर इसके बाद क्वेश्चन आंसर लिखवाऊँ। तो क्या ये तैयारी आपकी सही है, मैं यही समझूंगा, क्या ये तैयारी आपकी सही है, तो मैं यही कहूँगा कि ये तैयारी करने का तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यों नहीं है सही बच्चों, क्योंकि यदि आप ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं या किताब आप पढ़ रहे हैं, तो वो तैयारी संपूर्ण थोड़ी ना है भाई। हमारा पेपर में आना क्या है, केवल 2 ही चीज़ आना है, या तो क्वेश्चन आंसर आएंगे या तो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो हमें केवल हमारा फोकस क्वेश्चन आंसर पे होना चाहिए और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पे होना चाहिए, जो क्वेश्चन आंसर आपके पूछे जाने हैं। तो विद्यार्थियों ध्यान से सुनिए, मैं आपको कैसे और क्या पढ़ाने वाला हूं। तो मैं आपको सबसे पहले क्वेश्चन आंसर, कोई भी चैप्टर हुआ, जैसे भूगोल है, भूगोल का सबसे पहले मैं आपको चैप्टर उठाऊंगा और सबसे पहला जो फर्स्ट चैप्टर होगा वो फर्स्ट चैप्टर के मैं क्वेश्चन आंसर आपको सिखाऊंगा। यहाँ पर क्वेश्चन आंसर मैं सिखाऊंगा और आपके क्वेश्चन आंसर पूरे तैयार करवाऊंगा, एक चीज़। दूसरी चीज़ क्या होगी बच्चों, जब ये क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे तो 1 लाइनर फॉर्म में मेरे पास जो ओटी होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। कौन से बच्चों, 1 लाइनर फॉर्म में, और 1 लाइनर फॉर्म में ये ओटी आप कर पाएंगे। और जितने भी प्रश्न आपके आएंगे वो यहाँ से आप तैयार कर पाएंगे। एक क्वेश्चन आंसर का हो गया सेक्शन और एक कौन सा हो गया बच्चों, एक हो जाएगा हमारे पास ओटी का। तो बस यही दोनों चीज़ें ही हमारे पेपर से इंपॉर्टेंट है। तो हमारा केवल फोकस इस बात पे रहता है कि हम बच्चों को केवल वही चीज़ दें जो पेपर में आती है।
हम बच्चों को केवल वही चीज़ दें जो पेपर में आती है, इसके अलावा मैं आपको ऐसी कोई भी चीज़ ना पढ़ाऊं जिसमें आपका टाइम बर्बाद हो, आपका नेट खैच हो, या आपकी और चीज़ कोई समय बर्बाद हो रहा है, सर बकवासबाजी कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। केवल हमारा फोकस आपके पास सिर्फ इस सिलेबस में केवल 2 चीज़ों पर फोकस रहेगा, और वो 2 चीज़ें होंगी बच्चों क्वेश्चन आंसर, और दूसरी कौन सी होगी, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन। और इसके बाद हम लोग बार बार क्या करेंगे, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, हम लोग बार बार क्या करेंगे बच्चों, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे बार बार, ताकि ये ओटी आपके तैयार हो जाए और क्वेश्चन आंसर आपके तैयार हो जाए, आपके क्वेश्चन आंसर तैयार हो जाए। तो बताओ बच्चों, इतनी बात आपको क्लियर है? जितना मैंने आपको बताया इतनी बात आपको क्लियर है? ये बताओ आप। फिर हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर पर। प्रीति बताना, थोड़ा फोटो सही नहीं आ रही क्या इसमें, ब्लर आ रही क्या? सही आ रही हो? पीछे नहीं जा। ठीक है बच्चों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सिलेबस को। सिलेबस हमारा 11th भूगोल का है। ठीक है, ये हमारे पास सबसे पहले एक सिलेबस दिया गया। मैं आपको सिलेबस समझा देता हूँ कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें रहेंगी। पहले आप सिलेबस को देख लो, यदि सिलेबस आपको समझ में आ गया तो बाकी चीज़ें आपको समझ में आ ही जाएंगी। ठीक है, अपनी क्लास को हम लोग प्रारंभ करते हैं। ठीक है, यदि बकवासबाजी आपको सुनना है तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल होंगे, बहुत सारे सब्सक्रिप्शन भी होंगे, आप वहाँ से कोई भी कोर्स खरीद सकते हैं। ठीक है, हमारा कोर्स यदि आपको खरीदना है तो आप प्ले स्टोर में जाना, प्ले स्टोर में राजेंद्र आर्ट्स क्लासेस डालना, वहाँ पे 11th आर्ट्स का ऑल सब्जेक्ट का एक फोल्डर बना होगा, वहाँ से आप हमारे कोर्स को खरीद सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो चलो देखो अब ये हमारे पास क्या है, भूगोल का सिलेबस है, कक्षा 11वीं भूगोल का सिलेबस है। संपूर्ण सिलेबस जो आएगा भूगोल में वो 70 नंबर का आएगा। कितने नंबर का बच्चों? 70 नंबर का ये सिलेबस आएगा। और 70 नंबर को 2 भागों में बांटा गया है, एक खंड आ और एक खंड बा। एक खंड आ में बांटा गया बच्चों और एक खंड बा में बांटा गया। खंड आ से जो प्रश्न आएंगे वो 38 नंबर के प्रश्न आएंगे। वो कितने नंबर के प्रश्न आएंगे बच्चों? 38 नंबर के प्रश्न आएंगे। और खंड बा से जो प्रश्न आएंगे बच्चों वो कितने नंबर के आएंगे? 32 नंबर के प्रश्न आएंगे। वो कितने नंबर के आएंगे बच्चों? वो 32 नंबर के प्रश्न आएंगे। खंड आ से 38 नंबर के और खंड बा से 32 नंबर के प्रश्न आएंगे। खंड आ में क्या क्या रहेगा बच्चों? खंड आ में जो हमारा सिलेबस रहेगा वो रहेगा भूगोल एक विषय के रूप में। सबसे पहला खंड आ को हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ से हम लोग अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे पढ़ेंगे हम भूगोल एक विषय के रूप में। दूसरा चैप्टर होगा पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। अब पृथ्वी की उत्पत्ति में चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, कितने वर्ष पहले हुआ है, बिग बैंग थ्योरी क्या है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या है, ये सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे पढ़े होंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में यही प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत क्या होता है, ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक परतों को कितने भागों में बांटा गया है, ये सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे पढ़े होंगे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। चौथा होगा महासागरों और महाद्वीपों का वितरण, महासागरों और महाद्वीपों का वितरण पढ़े होंगे। भू आकृतिक पिक्कियाएँ क्या होती हैं, मतलब भूमि की अलग अलग जो पिक्कियाएँ होती हैं, अलग अलग जो स्थलाकृति होती हैं, उसके बारे में एक टॉपिक होगा आपका भू आकृतिक पिक्कियाएँ। फिर भू आकृतियाँ और उनका विकास कैसे होता है, तो ये 6वां चैप्टर हमारा होगा बच्चों, भू आकृतियाँ और उनका विकास होगा। फिर इसके बाद जो अगला चैप्टर होगा बच्चों वो होगा हमारा कौन सा, वायुमंडल का संगठन। यहाँ से बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं। वायुमंडल का संगठन क्या है, वायुमंडल की परतें क्या कितनी है, ओजोन परत क्या होती है, समताप मंडल क्या है, क्षोभ मंडल का महत्व क्यों है, तो ये सारे प्रश्न वायुमंडल का संगठन एवं संरचना में आपसे पूछे जाएंगे। अगला क्या होगा, सौर विकिरण। सौर विकिरण मतलब ऊष्मा संतुलन और तापमान। ऊष्मा क्या है, ऊष्मा संतुलन क्या है, पृथ्वी का तापमान कितना है, तापमान से संबंधित जो प्रश्न होंगे, वायु दाब किसे कहते हैं, जिसे एयर प्रेशर होते हैं, ये सारे कंसेप्ट वाले टॉपिक हैं। यदि आपने इनको ध्यान से सुना तो आप आगे चल के बेहतर तैयारी कर पाएंगे, और यदि नहीं सुना तो फिर आपकी तैयारी बिल्कुल गोल मटोल रहेगी। तो इसलिए यहाँ पे सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन एवं तापमान, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ये बड़ा टॉपिक होगा। वायुमंडलीय परिसंचरण एवं मौसम प्रणालियाँ, वायुमंडल परिसंचरण एवं मौसम से संबंधित जो क्वेश्चन होंगे वो 9वें चैप्टर में होंगे। फिर इसके बाद बच्चों क्या है, 10वां चैप्टर। 10वें चैप्टर में आप देखेंगे वायुमंडल में जल, जल की स्थिति क्या है, ये जल से संबंधित आपके पूरे प्रश्न बनेंगे। विश्व की जलवायु में जलवायु परिवर्तन, विश्व की क्या जलवायु है, जलवायु से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे वो यहाँ पर दिए जाएंगे आपको। और जलवायु परिवर्तन लगातार आप देख रहे हो, वैश्वीकरण, वैश्विक तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, वैश्विक तापमान, तो ये वैश्विक तापमान क्यों बढ़ रहा है, ये जलवायु परिवर्तन क्यों हो रहा है, ये प्रश्न आपको यहाँ पे मिलेंगे। महासागरीय जल, महासागर में जो जल है उसकी संरचना कैसी है, महासागरीय जल कहाँ कैसे पाया जाता है, इससे संबंधित प्रश्न आपके 12वें चैप्टर में होंगे।
इससे संबंधित प्रश्न बच्चों आपके कहाँ पर होंगे, 12वें चैप्टर में होंगे। इसके बाद जो अगला चैप्टर होगा वो होगा हमारा जैव विविधता एवं संरक्षण। आज आप लगातार देख पा रहे हैं बच्चों कि जो जैव विविधता है वो लगातार कम होती जा रही है। जैव विविधता का मतलब होता है जीवों की विविधता, मतलब एक क्षेत्र में विभिन्न जीवों की उपस्थिति या एक क्षेत्र में विभिन्न जीवों के स्वरूपों का पाया जाना, ये क्या कहलाती है, जैव विविधता कहलाती है। ये क्या कहलाती है बच्चों, जैव विविधता कहलाती है। और आज आप लगातार देख रहे हो जैव विविधता लगातार समाप्त होती जा रही है और कम भी होती जा रही है। तो ये जो प्रश्न यहाँ से मिलने वाले हैं हमें जैव विविधता से संबंधित, वो प्रश्न हम यहाँ पे जैव विविधता को हम लोग पढ़ रहे होंगे। क्या पढ़ रहे होंगे बच्चों, जैव विविधता को हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो ये आप देखो जो पहले नंबर का हमने आपको सिलेबस बताया है, जो खंड ए का हमने सिलेबस आपको बताया है, वो सिलेबस क्या है बच्चों, वो सिलेबस हमारा ए है। यहाँ से 12-13 चैप्टर आपसे पूछे जाने हैं। कितने नंबर में, 38 नंबर में ये 13 चैप्टर आपसे पूछे जाएंगे। 38 नंबर में क्या पूछे जाएंगे बच्चों, 13 चैप्टर आपके पूछे जाएंगे। ये 38 नंबर का सिलेबस है। अब यहाँ पर आप एक बात और समझो, नंबर कितने, 38 हैं। नंबर कितने, 38 हैं। और कितने नंबर का पूछा जाना है, कितने चैप्टर पूछे जाने, 38 नंबर में जो चैप्टर पूछे जाएंगे वो कितने चैप्टर, 13 लगभग। लेकिन यहां पर स्थिति उल्टी है कि 32 नंबर का सिलेबस है और चैप्टर क्या होंगे, कम होंगे। 32 नंबर का सिलेबस है बच्चों और चैप्टर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो देखो बी नंबर के सेक्शन में कौन कौन से, भारत की स्थिति आप बताइए। ये भारत की स्थिति आपने कक्षा 10वीं में आपने ये पढ़ी होगी, भारत की स्थिति कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, कर्क रेखा 8 राज्यों से निकलती है। ये भारत की स्थिति के जो प्रश्न होंगे वो यहाँ पर होंगे। भारत की स्थिति, संरचना तथा भू आकृति विज्ञान, संरचना बताओ आप और भू आकृति विज्ञान बताओ आप। अववाह तंत्र, अववाह तंत्र का मतलब होता है कि नदियाँ, जो नदियाँ हैं, नदी तंत्र प्रणाली जो होगी आपकी, वो नदी तंत्र प्रणाली आपकी यहाँ पर होगी, अववाह तंत्र। जलवायु आपको पढ़ना ही है। प्राकृतिक वनस्पति आपको पढ़ना है। प्राकृतिक वनस्पति का मतलब हुआ कि जो वन वगैरह होंगे वो आप 5वें चैप्टर में पढ़ोगे। फिर इसके बाद प्राकृतिक संकट, आज के समय में कौन कौन से संकट हैं प्राकृतिक, चाहे वो भूकंप की बात हो, चाहे ज्वालामुखी की बात हो, चाहे वो चक्रवात की बात हो, या कोई मानसून, सूखा, बाढ़, कोई भी प्राकृतिक संकट हो, ये आपदाएं हमें यहाँ पे पढ़नी पड़ेंगी। फिर इसके बाद जो मानचित्र का कार्य रहेगा वो 7वें चैप्टर में दिया गया। जो मानचित्र का कार्य रहेगा बच्चों वो किस चैप्टर में दिया गया, वो 7वें चैप्टर में आपका मानचित्र का कार्य दिया गया है। बताओ, क्लियर है बच्चों इतना आपको? इतना क्लियर है आपको? ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है बच्चों, एक सिलेबस है। अब सिलेबस हमने आपको बता दिया। इसमें से सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग खंड आ पढ़ेंगे और खंड आ का 38 नंबर का सेक्शन तैयार करेंगे सबसे पहले। और खंड आ में पहला चैप्टर हमारा होगा भूगोल एक विषय के रूप में। ये चैप्टर हम लोग पढ़ रहे होंगे। यहाँ से हम सबसे पहले प्रश्न पढ़ेंगे, फिर इसके बाद जो ओटी होंगे वो हम लोग पढ़ेंगे। एक क्वेट से यहाँ पे लिखा है, कभी हार मत मानो। देखो, कभी हार मत मानो क्योंकि आप नहीं जानते हो कि अगली कोशिश कितनी कामयाब हो सकती है। तो आप हमेशा कोशिश करते रहिए, किसी चीज़ को बार बार समझने का, किसी चीज़ को बार बार पढ़ने का आप कोशिश करिए। आप उसमें एक दिन माहिर बन जाएंगे और सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। चलो, अब अध्याय 1 आता है भूगोल एक विषय के रूप में। ठीक है, चलो, क्लियर है बच्चों? भूगोल एक विषय के रूप में। ठीक है, चलो, सबसे पहला प्रश्न क्या है बच्चों, सबसे पहला जो प्रश्न है, देखो अध्याय 1 है। सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं, फिर ओटी देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न जो यहाँ पे दिया गया है, भूगोल किन 2 शब्दों से मिलकर बना है। प्रश्न क्या दिया गया बच्चों, भूगोल किन 2 शब्दों से मिलकर बना है, आप बताइए। भूगोल किन 2 शब्दों से मिला है, मिलकर बना है। तो देखो भूगोल, भूगोल को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, जियोग्राफी। क्या बोलते हैं, जियोग्राफी, जियोग्राफी। और जियोग्राफी 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक बना है जियो प्लस दूसरा ग्राफी, ग्राफी, जियो प्लस ग्राफी। भूगोल 2 शब्दों से मिलकर बना है, जियोग्राफी, जियोग्राफी, जियोग्राफी। और जियोग्राफी को एक जियो शब्द में बांटो और दूसरा ग्राफी। ग्राफी को ग्राफोज भी बोल सकते हैं। ग्राफी को क्या बोलेंगे हम लोग, ग्राफोज, ग्राफोज भी हम लोग बोलते हैं। तो जियो, जियो का मतलब क्या होता है बच्चों, जियो का मतलब होता है पृथ्वी। जियो का मतलब क्या होता है बच्चों, जियो का मतलब होता है पृथ्वी।
और ग्राफी का मतलब या ग्राफोज का मतलब होता है वर्णन करना। क्या कहना बच्चों? वर्णन करना। मतलब पृथ्वी पर जो भी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं उसका वर्णन करना क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। उसका वर्णन करना क्या कहलाता है बच्चों? भूगोल कहलाता है। जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफी। जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफी का मतलब क्या होता है? वर्णन करना। पृथ्वी पर जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, पृथ्वी तथा उसके ऊपर जो कुछ भी है, चाहे उसके ऊपर कोई घटना हो या कोई तत्व हो, उसका वर्णन करना क्या कहलाता है? जियोग्राफी कहलाता है। इतना आपको समझ में आ गया? पहले एक शब्द आप समझ लो, जियोग्राफी। जियोग्राफी में एक शब्द है जियो और दूसरा क्या है? ग्राफी या ग्राफोज। जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफोज का मतलब होता है वर्णन करना। पृथ्वी तथा उस पर होने वाली समस्त घटनाओं का वर्णन करना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? जियोग्राफी कहलाता है। मैडम नहीं रहने दो, अभी नहीं। ठीक है, क्लियर है बच्चों? इतना अब क्लियर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे प्रश्न क्या है बच्चों हमारा? प्रश्न ये है कि भूगोल किन दो शब्दों से मिलकर बना है? तो भूगोल मतलब जियोग्राफी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्दों से हुई है। किससे हुई है? ग्रीक भाषा के दो शब्द होंगे, दो शब्दों से ये उत्पत्ति हुई है। किसकी? जियोग्राफी का। क्या कह रहा है? जियोग्राफी में जियो का अर्थ है पृथ्वी। जियो का अर्थ क्या है बच्चों? पृथ्वी। और ग्राफी या ग्राफोज का अर्थ होता है वर्णन करना। तो जियो का मतलब है पृथ्वी और ग्राफी या ग्राफोज का मतलब होता है वर्णन करना। अर्थात जियोग्राफी का अर्थ है पृथ्वी तथा उसके ऊपर, जियोग्राफी का अर्थ है पृथ्वी तथा उसके ऊपर होने वाली सभी घटनाओं का वर्णन करना। पृथ्वी तथा उसके ऊपर होने वाली सभी घटनाओं का वर्णन करना क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। देखो यही परिभाषा मैंने आपको पहले भी सिखाई है कि जियो प्लस ग्राफी। आपको तो अच्छे से याद रखना है। हमने दो शब्द आपको बच्चों बताए हैं। एक हमने शब्द बताया है, आप लिखोगे जियोग्राफी। तो एक शब्द हमारे पास क्या होगा? जियो प्लस ग्राफी, या आप बोलोगे ग्राफोज, या आप बोलोगे ग्राफी। ये दोनों शब्द किस भाषा के हैं बच्चों? ये दोनों शब्द किस भाषा के हैं? ग्रीक भाषा के हैं। किस भाषा के हैं बच्चों? ग्रीक भाषा के हैं। तो जियो का मतलब क्या होता है बच्चों? जियो का मतलब क्या होता है? पृथ्वी। जियो का मतलब क्या होता है? पृथ्वी। और ग्राफी का मतलब क्या होता है? वर्णन करना। ग्राफी का मतलब क्या होता है? वर्णन करना। मतलब पृथ्वी पर जो कुछ भी है उसका वर्णन करना क्या कहलाता है? जियोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? जियोग्राफी कहलाता है। क्लियर है बच्चों इतना? ठीक है, तो ये परिभाषा आप अच्छे से आप याद हो गई होगी कि जियोग्राफी में जियो का अर्थ पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन करना। अर्थात जियोग्राफी का अर्थ है पृथ्वी तथा उसके ऊपर होने वाली सभी घटनाओं का वर्णन करना भूगोल कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? भूगोल कहलाता है। अब आपको क्लियर होगा। ठीक है, एक प्रश्न आपका तैयार हो गया। चलो अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्लियर है बच्चों ये प्रश्न? अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखो, भूगोल की एक परिभाषा लिखिए। प्रश्न क्या है? भूगोल की एक परिभाषा लिखिए। अगला प्रश्न होगा भूगोल की एक परिभाषा लिखिए। तो भूगोल की एक परिभाषा किसके अनुसार? रिचर्ड हॉटसन के अनुसार आपको लिखना है। भूगोल की एक परिभाषा किसके अनुसार लिखना है? रिचर्ड हॉटसन के अनुसार लिखना है। क्या कहते हैं रिचर्ड हॉटसन? क्या कहते हैं? भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक भिन्नताओं का, ध्यान से सुनो आप, भूगोल की एक परिभाषा आपसे पूछी जा रही है और भूगोल की एक परिभाषा, इसका मतलब कि ये प्रश्न जो है ये 2 अंक का आएगा। कितने अंक का आएगा बच्चों? 2 अंक का आएगा। क्या कह रहा रिचर्ड हॉटसन? क्या कह रहे हैं कि भूगोल का उद्देश्य धरातल की, धरातल मतलब पृथ्वी की, भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक भिन्नताओं का, प्रादेशिक मतलब जो अलग अलग प्रदेश हैं, भिन्नताएं मतलब उसमें जो अलग अलग चीजें हैं, प्रादेशिक भिन्नताओं का यथार्थ, यथार्थ का मतलब होता है सत्य, यथार्थ का मतलब क्या होता है बच्चों? सत्य। प्रादेशिक भिन्नताओं का यथार्थ, यथार्थ मतलब सही, क्रमबद्ध मतलब एक क्रमिक तरीके से, युक्ति संगत मतलब जो सही है,
युक्ति संगत जो उचित है सामने वाले के हिसाब से, युक्ति संगत वर्णन तथा व्याख्या करना क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। क्या कहा जा रहा है? रिचर्ड हॉटसन ये कह रहे हैं कि भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक भिन्नताओं का, आपको एक लाइन पहले याद कर लूँगा अच्छे से, जितने ध्यान से आप मुझे सुनोगे आप उतनी ही चीज़ें याद कर पाओगे, उतना ही आपको बेहतर मजा आएगा। मैंने क्या कहा? भूगोल का उद्देश्य, यही कह रहा है ना रिचर्ड हॉटसन के अनुसार, भूगोल का उद्देश्य धरातल मतलब पृथ्वी, धरातल की प्रादेशिक भिन्नताओं का, धरातल की प्रादेशिक भिन्नताएं जो, उसका यथार्थ, क्रमबद्ध और युक्ति संगत वर्णन करना क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? भूगोल कहलाता है। नहीं अभी याद हुआ होगा, मैं आपको सिखाता हूँ कैसे याद होगा, ध्यान से देखना। आपको याद होगा, कौन कह रहा है कि याद नहीं होगा? एक परिभाषा आपसे पूछी जाएगी, रिचर्ड हॉटसन के अनुसार आपको भूगोल की परिभाषा लिखना है। ये क्या कहते हैं? भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक भिन्नताओं का भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक भिन्नताओं का वर्णन करना। प्रादेशिक भिन्नताओं का, अभी रुक जाओ, प्रादेशिक भिन्नताओं का कैसा? यथार्थ, क्रमबद्ध और कैसा था? युक्ति संगत वर्णन करना, युक्ति संगत वर्णन या व्याख्या करना क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। भूगोल कहलाता है। बताओ परिभाषा आपको याद होगी कि नहीं होगी? पहले एक चीज़ बताओ, ये परिभाषा आपको याद होगी? क्या कह रहा है, क्या कहा जा रहा है? यहाँ पे कहा जा रहा है भूगोल का उद्देश्य धरातल की, किसकी? धरातल की प्रादेशिक भिन्नताओं का, प्रादेशिक मतलब जो प्रदेश है उसकी भिन्नताएं हैं, अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो प्रादेशिक भिन्नताओं का यथार्थ कैसा होना चाहिए? यथार्थ सत्य होना चाहिए, क्रमबद्ध होना चाहिए और युक्ति संगत वर्णन करना क्या कहलाता है बच्चों? भूगोल कहलाता है। युक्ति संगत वर्णन करना क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। बताओ अब परिभाषा आपको याद हुई कि नहीं हुई? अब परिभाषा आपको याद हुई होगी कि नहीं? चलो, तो ये प्रश्न हमारा दूसरा भी कंप्लीट है बच्चों। दूसरा प्रश्न आप देख लो, यही है प्रश्न कि भूगोल की एक परिभाषा बताओ। तो रिचर्ड हॉटसन के अनुसार आपको बताना है भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक भिन्नताओं का यथार्थ, क्रमबद्ध और युक्ति संगत वर्णन करना या व्याख्या करना क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? भूगोल कहलाता है। अगला देखो आप, अगला क्वेश्चन, भौतिक भूगोल की शाखाओं के नाम लिखिए। ये शाखाएं लिखा है, यहाँ पे आप काट सकते हैं। भौतिक भूगोल की क्या आपको बताना है? शाखाओं के नाम बताओ। भौतिक भूगोल की शाखाओं के नाम आप बताइए। प्रश्न क्या कह रहा है? भौतिक भूगोल की शाखाओं के आप नाम बताइए। पानी भर खिलाओ दूसरा। भौतिक भूगोल की शाखाओं के नाम बताइए। तो आप बताओ भौतिक भूगोल मतलब, भौतिक भूगोल का मतलब होता है कि जिसको हम देख सकें, जिसको हम छू सकें, जिसको हम देख सकें, जिसको हम छू सकें, ये क्या कहलाता है? भौतिक भूगोल कहलाता है। भौतिक भूगोल कहलाता है। जैसे मैंने कहा कि मैं पर्वतों को छू पा रहा हूँ, मैं देख पा रहा हूँ, और इसी प्रकार से जैसे मैंने कहा कि मैं जलवायु का एहसास कर पा रहा हूँ। तो भौतिक भूगोल का मतलब ये हुआ कि जो प्रकृति ने बना के रखा है, जो प्रकृति ने पृथ्वी पर बना के रखा है, वो क्या भौतिक भूगोल है। तो यहाँ पे भौतिक भूगोल की शाखाएं मतलब भू आकृति विज्ञान। भाई इसकी शाखाएं कौन सी होगी? भू आकृति विज्ञान होगी। भू आकृति का मतलब हुआ कि आप कौन कौन सी आकृति देख पाते हो। तो आपने कहा कि सर मैं पर्वत, पठार, रेगिस्तान आप देख पाते हो कि नहीं? रेगिस्तान। आपने कहा मैं सर टीला भी देख पाता हूँ, मैं मरुस्थल भी देख पाता हूँ, मैं नदियाँ देख पाता हूँ। नदियाँ ये क्या है? ये भौतिक भू आकृति विज्ञान है। ये क्या है बच्चों? भू आकृति विज्ञान है। तो भौतिक भूगोल की शाखाओं के जब नाम लिखेंगे,
भौतिक भूगोल की जब शाखाओं के नाम लिखेंगे, चलो क्लास चले, चलो क्लास चले, जाओ बेटा। भौतिक भूगोल की जब शाखाओं की बात आएगी, भौतिक भूगोल की जब शाखाओं, इनको अंदर करके आओ, भौतिक भूगोल की जब शाखाओं की बात आएगी तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहली शाखा का नाम होगा भू आकृति विज्ञान। भू आकृति का मतलब हुआ कि भूमि से संबंधित जो आकृतियां होंगी, चाहे वो पर्वत हो, चाहे वो पठार हो, चाहे वो कोई मैदान हो, कोई टीला हो, या मृदा की बात आए, तो ये भू आकृति विज्ञान में हम लोग इन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो पहली शाखा क्या है आपकी, भू आकृति विज्ञान। पहली शाखा क्या होगी बच्चों, भू आकृति विज्ञान। दूसरी क्या होगी बच्चों, जलवायु विज्ञान। जलवायु में हम किसका अध्ययन करते हैं, हम लोग मौसम का अध्ययन करते हैं कि कहाँ का मौसम कैसा है, ये हम मौसम का अध्ययन करते हैं। और यदि भूगोल में यदि सबसे ज़्यादा जो शब्द फेमस है वो शब्द कौन सा है, मौसम है। एक अरबी शब्द है ये मौसम, मौसम एक अरबी शब्द है। और मौसम, इसी पर आप देखोगे सबसे ज़्यादा गाने भी बने हैं कि मौसम की तरह तुम बदल तो नहीं जाओगे, कोई बदले या ना बदले लेकिन खुद जरूर बदल जाते हैं। तो यहाँ पे जलवायु विज्ञान में हम जो अध्ययन करते हैं वो किसका अध्ययन करते हैं, हम लोग मौसम का अध्ययन कर रहे होते हैं, वहाँ की जलवायु का अध्ययन कर रहे होते हैं कि जलवायु कैसी है। समुद्र विज्ञान, समुद्र में हम लोग समुद्र मतलब जो जल से संबंधित चीज़ें हैं उसका अध्ययन करते हैं, जैसे नदियाँ हुआ, नदियाँ हुआ, झीलें हुई, आपकी समुद्र हुई है, महासागर हुई है, आपकी गर्त हुई है, ये सारी चीज़ें आप किस में, समुद्र विज्ञान में अध्ययन कर रहे हो। एक शाखा होगी आपकी जैव भूगोल। जैव भूगोल में आप किसका अध्ययन करोगे, आप वनस्पति का अध्ययन करोगे और जीव जंतुओं का अध्ययन करोगे। आप वनस्पति का अध्ययन करोगे और किसका अध्ययन करोगे, जीव जंतुओं का अध्ययन करोगे। ये कौन सी शाखा हो जाएगी आपकी बच्चों, जैव भूगोल हो जाएगी। तो ध्यान से समझो, प्रश्न क्या था, प्रश्न ये था बच्चों कि भौतिक भूगोल की शाखाओं के नाम लिखो। क्या कह रहा है, भौतिक भूगोल की शाखाओं के नाम लिखो। और भौतिक भूगोल की शाखाएं, जो पहली शाखा हमारी होगी वो भू आकृति विज्ञान होगी, दूसरी शाखा होगी वो जलवायु विज्ञान होगी, तीसरी शाखा होगी वो समुद्र विज्ञान होगी, और चौथी शाखा होगी वो कौन सी होगी, जैव भूगोल होगी। कौन सी होगी बच्चों, जैव भूगोल। अभी ये प्रश्न केवल शॉर्टकट में दिया गया है कि भौतिक भूगोल की शाखाएं लिखो, ये भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान और जैव भूगोल। लेकिन आगे चल के यही शाखाएं क्या हो जाएंगी बच्चों, यही शाखाओं का आपको डिस्क्रिप्शन बताना पड़ेगा। तो मैंने आपको इतना समझा दिया कि प्रश्न आएगा भौतिक भूगोल की शाखाओं के नाम, तो भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान और जैव भूगोल। आप अच्छे से इस चीज़ों को याद रखिए, ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा निश्चित तौर पर। अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनो, चौथे नंबर का अगला क्वेश्चन क्या है, भूगोल विषय का महत्व बताइए। क्लियर है वो वाला प्रश्न, आपको क्लियर है, बताओ जल्दी। कमेंट जरूर करना, बाद में कमेंट जरूर करना कि हाँ ये सर मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है, हमें ये चीज़ें समझ में आ रही है। ऐसे ही आप समझो कि प्रत्येक सब्जेक्ट का हम लोग अध्ययन कर रहे होंगे, चाहे वो कोई भी विषय हो, चाहे वो आपके अर्थशास्त्र हो, राजनीति हो, समाजशास्त्र हो, हिंदी हो, यदि किसी भी विषय की बात होती है तो वो केवल राजन सर हैं। तो यहाँ पर भूगोल विषय का महत्व लिखिए। प्रश्न क्या कह रहा है, भूगोल विषय का महत्व लिखिए। तो भूगोल द्वारा संसार के विभिन्न भागों में पहला महत्व, ये सबसे पहला नंबर होगा, पहला महत्व। ये कह रहा है कि हमें भूगोल विषय का अध्ययन क्यों करना चाहिए। भाई हम भूगोल विषय का अध्ययन क्यों करें, ये बताओ आप। तो पहला महत्व क्या होगा कि भूगोल द्वारा संसार के विभिन्न भागों में रहने वाले निवासियों की जानकारी प्राप्त होती है। पहला महत्व क्या है, भूगोल का सबसे पहला महत्व ये है कि संसार में कोई भी व्यक्ति कहीं भी रह रहा हो उसकी जानकारी हमें प्राप्त होगी, हमें प्राप्त। जैसे मैंने कहा कि कोई जनजाति अंडमान निकोबार पे रहती है, जैसे एक जनजाति है सेंटिलीज। सेंटिलीज कहाँ पे रहती है, तो आपको भूगोल उसका क्षेत्र बताना पड़ेगा, और जब क्षेत्र बताओगे तो वहाँ पे एक भूगोल की बात आएगी। आपने बताया कि सर अंडमान निकोबार द्वीप पे रहती है, तो द्वीप क्या है, द्वीपों का अध्ययन किस में करते हो, भूगोल में करते हो। किस में करते हो, भूगोल में। तो यही ये कह रहा है कि भूगोल द्वारा संसार के विभिन्न भागों में रहने वाले, जो संसार के विभिन्न भागों में कोई भी व्यक्ति रह रहा है उसमें रहने वाले निवासियों की जानकारी प्राप्त होती है। हमें किससे, भूगोल से प्राप्त होती है। किससे बच्चों प्राप्त होती है, हमें भूगोल से प्राप्त होती है जानकारी, पहली बात। तो पहला पॉइंट तो ये हो जाएगा कि भूगोल के द्वारा हमें संसार के विभिन्न भागों में रहने वाले जो लोग हैं उनकी जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा क्या है, प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन करके, यदि आपको पता है कि कोई भी प्राकृतिक चीज है वो लिमिटेड है, जैसे आप बताइए, मैंने कहा कि बताओ स्वच्छ वायु कितनी है आपके पास, ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, तो आप कहोगे सर 0 पॉइंट कुछ है, और 0 पॉइंट कुछ है। यदि आपने वो स्वच्छ वायु को प्रदूषित बना दिया तो बताओ आगे चल के क्या हमारी पीढ़ियां जिंदा रह पाएंगी, नहीं रह पाएंगी। हमने तो वो चीज़ें उपयोग कर ली लेकिन हमारी पीढ़ियों को नहीं मिली।
तो वो यही कह रहा है कि प्राकृतिक जो संसाधन है उसका अध्ययन करेंगे हम। प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन करके उसको नियोजित ढंग से, नियोजित का मतलब होता है सही ढंग से, उसका मतलब नियोजित का मतलब क्या होता है बच्चों, सही ढंग से। तो यही कह रहा प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन करके उसको नियोजित ढंग से उपयोग करने का हमें ज्ञान होता है। किसी भी चीज को, किसी भी प्राकृतिक संसाधन को हमें कैसे उपयोग करना है, हम कैसे उसका उपयोग करेंगे, कितना उपयोग करेंगे, आगे हमें इसका उपयोग ज़्यादा करना चाहिए या कम करना चाहिए, मतलब सीधी सी बात है कि उसके दोहन पर हम बल देंगे, उसके दोहन पर क्या देंगे बच्चों, हम बल देंगे। और यही कह रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन करके नियोजित ढंग से उसके उपयोग करने का हमें क्या होगा, ज्ञान होगा। यदि भूगोल का अध्ययन करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि हमारे पास पर्यावरण जो है वो लगातार प्रदूषित होता जा रहा है, हमारे पास जो हमारे पास ऑक्सीजन की मात्रा है वो लगातार प्रदूषित होती जा रही है, जल है वो लगातार प्रदूषित होता जा रहा है, मृदा है वो लगातार प्रदूषित होती जा रही है। तो हमें इन चीज़ों को बचाना चाहिए, हमें इन चीज़ों को बचाने की आवश्यकता है। तो आप बताओ, प्रश्न ये था बच्चों, हमारा प्रश्न ये था कि भूगोल विषय का महत्व आप लिखिए। प्रश्न क्या था बच्चों, भूगोल विषय का महत्व लिखिए। तो भूगोल द्वारा संसार के विभिन्न भागों में रहने वाले निवासियों की जानकारी प्राप्त होती है, पहला होगा। दूसरा होगा कि प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन करके उनके नियोजित ढंग से उपयोग करने का ज्ञान होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, दूसरा प्रश्न हो जाएगा। भूगोल का अध्ययन क्यों करना चाहिए, बताओ। क्लियर है बच्चों इतना प्रश्न आपको, इतनी चीज आपको क्लियर है, जल्दी बताओ, ठीक है। कमेंट जरूर बाद में करना, यदि वीडियो आप देख रहे हैं तो कमेंट करके बताइए, और इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, क्योंकि ये यूट्यूब पर डला हुआ वीडियो है, इसे शेयर आप जरूर कर देना, ठीक है। जितने ध्यान से आप मुझे सुनोगे, मैं गारंटी दे रहा हूं कि प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। किसी भी टीचर से आप पढ़ लेना, लेकिन यहां से प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। चलो, ये प्रश्न आपका तैयार है, अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं। ये लास्ट प्रश्न मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अब देखो, वही प्रश्न है जो अभी एक पढ़ा था आपने, भौतिक भूगोल। एक प्रश्न आपने पढ़ा था, कौन सा बच्चों, भौतिक भूगोल। ध्यान से समझो आप। एक शब्द है हमारे पास भौतिक भूगोल, एक शब्द है हमारे पास भौतिक भूगोल, और एक शब्द हमारे पास क्या है बच्चों, एक शब्द हमारे पास क्या है, मानव भूगोल। ध्यान से समझना है यहाँ पे, मानव भूगोल। अब देखो, एक अंतर में बेसिक बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनो इस चीज़ को। एक अंतर में बेसिक बता दे रहा हूँ। भौतिक भूगोल में आप प्राकृतिक चीज़ों का अध्ययन करते हो। किसका अध्ययन करते हो, प्राकृतिक चीज़ों का अध्ययन करते हो, किसमें, भौतिक भूगोल में। लेकिन मानव भूगोल का जब अध्ययन करोगे तो जो मानव ने बनाया है, मानव निर्मित चीज़ों का अध्ययन करते हो। कहाँ पर, मानव भूगोल में। किसका अध्ययन करते हो, मानव निर्मित चीज़ों का अध्ययन करते हो मानव भूगोल में। जैसे मैं कहूँ यहाँ पर, जैसे आप कृषि का अध्ययन करो, बताओ कृषि किसने बनाई, तो आप कहोगे कि गुरुदेव, कृषि तो मानव ने बनाई है। अब मैं कहूँगा चिकित्सा, बताओ चिकित्सा किसने बनाया। चिकित्सा मतलब जो चीज़ें, बीमारी वगैरह हैं, मतलब चिकित्सा मतलब स्वास्थ्य, तो ये किसने बनाया, ये आप कहोगे कि ये तो भी मानव ने बनाया। इसके बाद मैं कहूँ कि बच्चों पर्यटन किसने बनाया, तो आप कहोगे ये भी मानव ने बनाया। मैं कहूँ परिवहन किसने बनाया, तो आप कहोगे ये भी मानव ने बनाया। तो भाई जो मानव निर्मित चीज़ें हैं वो आप मानव भूगोल में आप पढ़ते हो। वो जो भौतिक में मतलब प्राकृतिक चीज़ों का क्या करते हो, अध्ययन करते हो। इसलिए जब भौतिक भूगोल की शाखाओं का नाम आया था तो आपने लिखा था समुद्र विज्ञान, आपने लिखा था जैव विज्ञान, आपने लिखा था जलवायु विज्ञान, आपने लिखा था भू आकृति विज्ञान। तो ये भौतिक भूगोल का अध्ययन करते हो। और यही प्रश्न आपको दिया जा रहा है यहाँ पे बच्चों कि मानव भूगोल की शाखाओं, मानव भूगोल मतलब मानव ने जो कुछ बनाया है उसकी शाखाओं के नाम लिखिए। और उसकी शाखाएं पहले बताओ, जनसंख्या किस में आती है, आपने कहा सर मानव भूगोल में आती है। जनसंख्या किस में आती है, मानव भूगोल में आती है। जनसंख्या किस में आती है, ये मानव भूगोल का विषय होगा जनसंख्या, क्योंकि जनसंख्या मानव ने बनाई है। जनसंख्या का जो अध्ययन कर रहे हो वो मानवीय अध्ययन कर रहे हो आप, कि जनसंख्या कितनी बढ़ रही है, कितनी घट रही है, कितनी ज़्यादा हो रही है, कितना वहाँ का घनत्व है, कितना लिंगानुपात है, इन चीज़ों का अध्ययन आप जनसंख्या भूगोल में आप कर रहे हो। दूसरा आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल मतलब मानव क्या कौन कौन सी क्रियाएं कर रहा है। आपने कहा कि गुरुदेव जो मानवीय क्रियाएं हैं वो मानवीय क्रियाएं, पहली क्रिया होगी प्राथमिक क्रिया, आपने कहा प्राथमिक क्रियाएं करता है। आपने कहा नहीं साहब द्वितीयक क्रियाएं भी करता है। आपने कहा नहीं साहब टर्सरी मतलब तृतीयक क्रियाएं भी करता है। आपने कहा नहीं साहब चतुर्थक क्रियाएं भी करता है, चतुर्थक क्रियाएं भी करता है। तो आर्थिक के भूगोल का मतलब ये हुआ कि वो कौन सा काम कर रहा है। प्राथमिक क्रियाओं की बात करोगे तो प्राथमिक क्रियाओं में कृषि का अध्ययन किया जाता है। द्वितीयक में करोगे तो यहाँ पे उद्योगों का अध्ययन किया जाएगा। तृतीयक और चतुर्थक में आप बात करोगे तो यहाँ पे सर्विसेज मतलब सेवाओं का अध्ययन किया जाएगा।
किसका अध्ययन किया जाएगा? सेवाओं का अध्ययन किया जाएगा। तो यहां पर आर्थिक भूगोल में आप क्या करोगे? ये इन चीजों का क्या करते हो बच्चों? अध्ययन करते हो। इसके बाद सामाजिक भूगोल। सामाजिक भूगोल में आप समाज का अध्ययन करते हो कि समाज कैसा है, वहां का परिवार समाज की सबसे मूलभूत इकाई परिवार होती है, तो परिवार कैसा है, विवाह किस प्रकार के होते हैं, तो ये सामाजिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल का मतलब ये हुआ कि उस क्षेत्र की सीमा कितनी है, भौगोलिक रूप से राजनीतिक विस्तार उसका कितना है, भौगोलिक रूप से राजनीतिक विस्तार कितना है। तो आप यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि भारत, देखो आप भूगोल जब पढ़ते हो तो आपने एक चीज पढ़ा होगा कि भारत यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से ये क्या होता है, उत्तरी अक्षांश से स्टार्ट होता है और यहाँ पे जाता है 35 डिग्री या 36 डिग्री 6 मिनट तक। तो ये क्या है, यहाँ से लेकर भारत कहाँ तक, यहाँ तक। यहाँ से गुजरात में गुहार मोती पड़ता है, गुजरात के गुहार मोती से लेकर यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में एक मिलेगा किबिथु, तो किबिथु तक जाता है। तो आप बताओ इसका भौगोलिक विस्तार कितना है? ये क्या है? ये राजनीतिक भूगोल है। ये क्या है बच्चों? राजनीतिक भूगोल है। इसी प्रकार से चिकित्सा भूगोल का अध्ययन करते हो आप, चिकित्सा वाली चीजें आप अध्ययन करोगे। सांस्कृतिक भूगोल का मतलब ये हुआ कि आप पर्वत हुआ, अन्य आप जो सांस्कृतिक रूप से मानव ने बनाया, जैसे मैंने कहा कोई किले का निर्माण किया मानव ने, उसका अध्ययन करोगे। तो सांस्कृतिक भूगोल मैंने कहा कि जैसे राजस्थान में एक नृत्य होता है, मैंने कहा कालबेलिया नृत्य जो कहाँ पर होता है, ये राजस्थान में, तो ये सांस्कृतिक भूगोल का विषय होगा। अपने यहाँ क्या होता है? अपने यहाँ होता है बुंदेलखंड में राई होती है। क्या होती है? राई होती है। माछ होता है, राई होती है। तो जब इन चीज़ों का अध्ययन करोगे वो क्या होगा बच्चों? वो सांस्कृतिक भूगोल होगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों। प्रश्न ये कह रहा है कि मानव भूगोल की शाखाओं के नाम लिखो। तो मानव भूगोल की शाखाएं, पहली जनसंख्या भूगोल, दूसरी आर्थिक भूगोल, तीसरी सामाजिक भूगोल, चौथी राजनीतिक भूगोल, पांचवी चिकित्सा भूगोल और छठवीं कौन सी होगी? सांस्कृतिक भूगोल होगी। बताओ बच्चों, ये क्लियर है अब आपका प्रश्न? कमेंट जरूर करना है आप। जितने ध्यान से यदि आपने प्रश्न सुना होगा तो प्रश्न आपसे बनेगा, और नहीं ध्यान से सुनोगे तो फिर नहीं आपसे बनेगा। प्रश्न ध्यान से सुनना अति आवश्यक है। यदि ध्यान से सुनोगे तो बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। चलो, अब मैंने आज कौन कौन से प्रश्न करवा दिए पहले वो देख लो। सबसे पहला प्रश्न था बच्चों हमारा कौन सा, कि भूगोल की परिभाषा बताइए आप। भूगोल किन दो शब्दों से मिलकर बना है? ये प्रश्न हो गया आपका। भूगोल की एक परिभाषा लिखिए, वो भी रिचर्ड हॉडसन के अनुसार मैंने समझा दी है। भौतिक भूगोल की शाखाओं के नाम लिखिए, ये भी मैंने आपको बता दिया। अगला प्रश्न था भूगोल विषय का महत्व आप लिखिए, तो भूगोल विषय का आप महत्व बता सकते हो, ये भी मैंने आपको बता दिया। और अंतिम प्रश्न जो हमने बताया है, मानव भूगोल की शाखाओं के नाम लिखिए, ये प्रश्न मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इसके बाद जो अगले प्रश्न होंगे वो भौतिक भूगोल की विभिन्न शाखाओं का विस्तार से उल्लेख कीजिए। तो ये प्रश्न आप अगली क्लास में आप कर रहे होंगे बच्चों। और भी देखते जाइए, मैं और भी प्रश्न आपको बताता हूँ। ये बड़ा प्रश्न होगा, जैव भूगोल की प्रमुख शाखाओं का उल्लेख कीजिए, तो ये भी प्रश्न आपको देखना पड़ेगा। फिर इसके बाद आप अगला जो प्रश्न देखोगे यहाँ यहीं तक है। फिर आगे जो प्रश्न होंगे, एक होगा द्वैतवाद क्या होता है, भूगोल में द्वैतवाद को समझाइए, तो ये प्रश्न आप पढ़ रहे होंगे यहाँ पर। तो ये बहुत सारे प्रश्न होंगे आपके पहले चैप्टर में, जिसे आपको अगली क्लास में आपको पढ़ना होगा। यदि विद्यार्थियों आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं आप। ऐप का नाम क्या है? पूरे कोर्स को खरीदने के लिए आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, और ये ऐप आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा। वहाँ पर लिखेंगे आप राजेंद्र आर्ट्स क्लासेस, वहाँ पे सर्च करेंगे तो वहाँ पे ऐप मिल जाएगा। ऐसा गोल आकृति में लोगो होगा, यहाँ पर ब्लू कलर का होगा, ऐसा गोल आकृति में ब्लू कलर का लोगो होगा। उसको इंस्टॉल करिए और वहाँ से कोर्स को क्या करेंगे आप परचेज करेंगे। आपको सभी विषय 11th के सभी विषयों का कोर्स यहाँ पर दिया गया है। सभी विषय, चाहे आपका कोई भी विषय हो, केवल आर्ट्स 11th का जो आर्ट्स है केवल उसी का सभी विषयों का क्या मिलेगा यहाँ पर आपको पढ़ने को मिल जाएगा, कोर्स के रूप में पढ़ने को मिल जाएगा। यदि किसी भी प्रकार की आपको समस्या होती है तो मेरे नंबर पे आप कॉल कर देना या मैसेज कर देना, मैं आपको सारी प्रोसेस बता दूंगा। 98266785 और 82 ये हमारा क्या है बच्चों नंबर है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, और इसकी ऐप की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में। धन्यवाद, थैंक यू।